हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति नैन। मेरा नाम है ज्योति और रेस्टोरेशन एज का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, वो है लेक्चर नंबर 10। हमने रेस्टोरेशन एज यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। इससे पहले हमने किया था लेक्चर 9, जिसमें हमने किए थे डायरी राइटर सैमुअल पेपीज एंड जॉन एवलिन। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट वर्क था। अभी ये पैम्फलेट राइटर्स हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैम्फलेट होता है क्या है। ठीक है, मुझे लगता है आप सबको वैसे पता होना चाहिए पैम्फलेट होता है क्या है। तो अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। पैम्फलेट इज़ एन अनबाउंड बुक। अनबाउंड बुक मतलब एक पैम्फलेट अनबाउंड बुक की तरह होती है, एक टाइप की बुक लगा लो, लेकिन वो अनबाउंड, जिसकी बाइंडिंग, बुक की बाइंडिंग होती है ना, तो वो विदाउट बाइंडिंग या हार्ड कवर होता है। ठीक है, अ पैम्फलेट इज एन अनबाउंड बुक। पैम्फलेट में कंसिस्ट ए सिंगल सीट ऑफ पेपर, या फिर एक सिंगल सीट ऑफ पेपर भी हो सकती है, दैट इज प्रिंटेड ऑन द बोथ साइड, फोल्डेड इन हाफ, इन थर्ड एंड इन फोर्थ, कॉल्ड ए लीफलेट। एक लीफलेट भी बोल सकते हैं हम, पैम्फलेट को क्या बोल सकते हैं, लीफलेट। और एक लीफलेट क्या होता है, जो मैंने पिक्चर ये लगा रखी है, ये लीफलेट है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, कई बार बच्चों के स्कूल में होता है, कई बार वो पैम्फलेट देते हैं इस टाइप से। ये इसको एक बार यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी फोल्ड कर सकते हैं, मतलब इस टाइप से होता है। और ये पूरा ऐसे होता है। एक खोलते हैं, एक मिनट। अगर इसको, ये पैम्फलेट होता है, ठीक है, इसको खोलोगे तो ये इस टाइप से खुलेगा, है ना। तो ये, या इसको लीफलेट बोलो या फिर पैम्फलेट बोलो। ठीक है, और पैम्फलेट क्या है, एक अनबाउंड बुक है। इट मे कंसिस्ट ऑफ फ्यू पेज दैट आर फोल्डेड इन हाफ, वही बात है। ठीक है, तो पैम्फलेट का मीनिंग आप समझ चुके हैं। अब ये कुछ एक डेफिनेशन है, पैम्फलेट होता क्या है, उसकी यूनेस्को ने क्या डेफिनेशन दी है। यूनेस्को ने बोला है कि मिनिमम 5 पेज का पैम्फलेट हो सकता है, मैक्सिमम 48 पेज होते हैं। ठीक है, और वही बात इन्होंने की है। अब इसका यूज़ क्या होता है, पैम्फलेट का यूज़ कैसे करते हैं हम। भाई कोई तो बुक का जैसे कोई यूज़ होता है, तो पैम्फलेट का भी कोई ना कोई यूज़ होता होगा। तो इसमें क्या है, टू डील विथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर राइटर्स ओपिनियन। राइटर को अगर अपने ओपिनियन देने हैं या किसी पॉलिटिशियन को अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बतानी है, तो वो एक पैम्फलेट रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक मतलब मेन एम हो सकता है। मतलब क्या यूज़ हो सकते हैं। अर्ली मॉडर्न न्यूज़ पैम्फलेट आर मेड ऑफ एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टॉक इमेजरी, मतलब उसमें इमेजेस भी हो सकते हैं, टू डिस्क्राइब, हाईलाइट, क्रिटिसाइज वेरियस सोशल कल्चरल इवेंट्स और इशू। कोई कल्चरल इवेंट को स्पेसिफाई करना है, इशू को बताना है, तो उसके लिए भी हम पैम्फलेट को इशू कर सकते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट जब कुछ समाज में ठीक नहीं चल रहा है, पॉलिटिकल अपहेवल हो सकती हैं, लाइक पॉलिटिकल क्या से बोल सकते हैं हम, जैसे इमरजेंसी लगा देते हैं कई कई बार, या फिर पॉलिटिशियन के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाना, या फिर गवर्नमेंट का गिर जाना, इस टाइप से पॉलिटिकल अनरेस्ट। उसके टाइम पर भी लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो भी एक पॉलिटिकल अनरेस्ट थी। तो उस टाइम पे ये मोस्टली रिलीज़ किए जाते हैं, और वो ट्राई करते हैं जो पब्लिक है उसका ओपिनियन सेट करने में, भाई क्या सही है क्या बुरा है, उसको बताने के लिए वो रिलीज़ किए जाते हैं। Before the advent of telecommunication, those with access to printing press apply a paper of used pamphlet to widely disseminate their idea, मतलब अपने आइडिया को बताने के लिए। जब टेलीकम्युनिकेशन नहीं था तो पैम्फलेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी अपने आइडिया को बताने के लिए। और लास्ट लाइन है, पैम्फलेट नेवर लुक्ड एट द बोथ साइड ऑफ क्वेश्चन, मोस्ट वर पार्टीशियन ट्राइंग नॉट टू इन्फॉर्म बट टू कन्विंस द रीडर। ये दोनों साइड नहीं बताती, ये रीडर को कन्विंस करने के लिए यूज़ होता है। लाइक अगर मैं पैम्फलेट लिख रही हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मेरा मतलब किसी स्पेसिफिक एक लाइक पार्टी से मैं रिलेटेड हूँ, तो मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगी पैम्फलेट में, मैं बताना चाहूँगी मैं अपनी जगह पर ठीक क्यों हूँ, या फिर मेरी पार्टी ठीक क्यों है। ठीक है, इस टाइप से, मतलब डबल ओपिनियन नहीं होते, सिर्फ अपना एक व्यू इसमें डिफाइन किया जाता है। अब तो बात हुई है पैम्फलेट की। अब ये हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैम्फलेटर कौन कौन से थे। पैम्फलेटर इज ए हिस्टोरिकल टर्म। पैम्फलेटर होते कौन है, जो पैम्फलेट लिखते हैं, ठीक है, उसको पैम्फलेटर बोल देते हैं। फॉर समवन हु क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट पैम्फलेट, जो पैम्फलेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अनबाउंड बुकलेट्स इंटेंडेड फॉर द वाइड सर्कुलेशन, काफ़ी लंबे मास एरिया तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हम पैम्फलेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी बात जब ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी हो तो हम पैम्फलेट का यूज़ करेंगे ना। कौन कौन से हमारे फेमस पैम्फलेटर थे, थॉमस पेन थे, और विद थे, जॉन मिल्टन, ये इसके हमने पैम्फलेट पढ़े भी होंगे शायद, या
जोनाथन एडवर्ड या जॉन काल्विन। ठीक है, ये कुछ एक इनके नाम है पैम्फलेटर के। थॉमस पेन पैम्फलेटर वर इन्फ्लुएंस्ड वर इन्फ्लुएंशियल इन हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर। थॉमस पेन कब इन्फ्लुएंसियर थे, मतलब कब उनका एग्जिस्टेंस में आए हैं, जो अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी पीरियड होता है उस टाइम में ये थॉमस पेन एग्जिस्टेंस में आते हैं और अपने पैम्फलेट लाते हैं। जॉन मिल्टन का हमें पता ही है, चलिए इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सबसे जो मेजर है, जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, विलियम वेलमेन। ठीक है, विलियम वेलमेन, इनके ये क्या थे, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे और लेवलर, और पैम्फलेटर तो थे ही। लेवलर क्या होता है, लेवलर एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी। ठीक है, ड्यूरिंग वार ऑफ थ्री किंगडम्स, एक वार ऑफ थ्री किंगडम आती है, ये अराउंड 1649 से लेके 1639 से लेके 1658 के अराउंड चलती है ये वार ऑफ थ्री किंगडम। इस टाइम पे एक पॉलिटिकल मूवमेंट होती है लेवलर। ठीक है, तो जो लेवलर होते हैं उन जो भी ये पॉलिटिकल मूवमेंट थी, जो विलियम वॉल्वेन, वो भी इनसे जुड़े हुए थे। ठीक है, ये बात एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, बस इनका यही याद रखना है। इनका एक वर्क इंपॉर्टेंट, एक पैम्फलेट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डीपली मत जाना। यहाँ से क्या याद रखना है, पैम्फलेटर थे, लेवलर थे और एक मेडिकल प्रैक्टिशनर। और लेवलर क्या होता है, जो वॉर ऑफ थ्री किंगडम्स है इसके टाइम पे एक पॉलिटिकल मूवमेंट होती है, उसको लेवलर बोला गया। और इनका एम क्या था, मतलब ये थे, और इनका एम क्या था भाई, सफरेज इक्वालिटी, एक मिनट, सफरेज इक्वालिटी, रिलीजियस टॉलरेंस एंड सोवर्निटी। इनकी कमिटमेंट करना, इनके बारे में, मतलब जैसे हमारा कोई एम होता है ना, कोई भी हमारी मूवमेंट चलाते हैं, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, इस टाइप से चीज़ें, तो इनका भी था। सफरेज मतलब राइट टू वोट, सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लॉ के सामने सभी बराबर हों, एंड रिलीजियस टॉलरेंस, सभी धर्मों के बीच धार्मिक सहिष्णुता हो, और सोवर्निटी, ठीक है, अपने देश की सोवर्निटी हो। इस टाइप से इनकी कुछ डिमांड थी। ठीक है, इस पॉलिटिकल मूवमेंट की कौन सी थी, वो लेवलर, याद रखना इसको। अब ये मेरे अकॉर्डिंग तो नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ये जो पीपीटी है यहाँ पे इसके वर्क के बारे में बात की गई है, लेकिन थोड़ा सा अगर देखना चाहो तो ये देख सकते हो, वाल्वेंस वाइल जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, इतना ही याद रख लेना यहाँ से। और एक ये है अनदर पैम्फलेट है, द फाउंटेन ऑफ सिलेंडर डिस्कवर्ड, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट ओनली द वाइल्स इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओनली टाइटल इज इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, वाल्वेंस वाइल। ये ना एक उसके जैसे कोई कुछ लिख देता है, उसके रिस्पॉन्स में हम जब रिप्लाई करते हैं ना, तो इस टाइप से थे। और ये किसके थे, एक लेवलर पैम्फलेट था, अ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में ये अपना वाल्वेंस वाइल लेके आते हैं। ठीक है, इट इन द 10 पेज ऑफ वाइल्स वाल्वेन, ए वेरियस डिस्क्राइब्ड एज ए जूइस्ट, ए बाइगेमिस्ट ऑफ हैविंग persuaded a woman to commit suicide and then he would destroy all the government। ठीक है, बस यही है इसका, थोड़ा सा वो याद रखना है, और किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया है, वाल्वेंस वाइल। द पावर ऑफ लव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। वाल्वेन, जो विलियम वाल्वेन है, उनका एक वर्क इंपॉर्टेंट याद ये है, जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिकेशन 1643, पावर ऑफ लव, मतलब पावर, इसको प्रोनाउंसिएशन फार होती है, लेकिन हम पावर बोल देते हैं इंडियंस। विलियम वाल्वेंस द पावर ऑफ लव 1643 टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है, ये लेवलर थे ना, अभी बात की, और लेवलर क्या थी, एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, जो फ्रेटर्निटी की बात करते थे, जो सोवर्निटी की बात कर रहे थे, जो रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे भी ये थोड़ा सा ऐसी ही बातें कर रहे हैं, पावर ऑफ लव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में। इट इज़ आल्सो सपोर्टेड बाय विलियम W.H. ओडन। ठीक है, W.H. ओडन ने भी इसको काफ़ी सपोर्ट किया है, इंपॉर्टेंट है भाई ये, इसको याद रखना। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ ओशियाना। इट इज़ अ वर्क ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बाय इंग्लिश पॉलिटिशियन एंड एसिस्ट जेम्स हैरिंगटन। ठीक है, उनका ये पैम्फलेट है, उनके पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में बता रहा है, जेम्स हैरिंगटन की। ठीक है, क्या है, द कॉमनवेल्थ ऑफ ओशियन, पब्लिश इन 1653, टॉक्स अबाउट द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ जेम्स हैरिंगटन। ये हमारे पैम्फलेटर ही हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ ओशियन वॉज पब्लिश इन 2 फर्स्ट एडिशन, पॉकमैन एंड चैपमैन। बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। मैं ज़्यादा मतलब मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं करवाना चाहती हूँ, मतलब अपना थोड़ा कंसोलिडेट रखना, मटेरियल थोड़ा हो लेकिन वो
मतलब आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप इतना सारा मटेरियल इकट्ठा कर लो और फिर उसमें से कोई क्वेश्चन ना बने और मैं भी आपको इतना कुछ बता दूं तो कोई वो तुक नहीं बनता। तो मैं चाहती हूँ आपको थोड़ा सा पता हो उन चीज़ों के बारे में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही याद रखना। अदर पैम्फलेट राइटर्स कुछ एक हैं, इनके सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विलियम विलियम वालमैन, हाँ, उनका पावर ऑफ लव इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा पता होना चाहिए। पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं, वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ हेनरी आयरटन, इनका सिर्फ नाम याद रखना, एक पैम्फलेटर थे। और ये, हाँ, ये सन इन लॉ ऑफ ओलिवर क्रोमवेल, ओलिवर क्रोमवेल के क्या थे, सन इन लॉ थे। और ही वॉज एन इंग्लिश जनरल इन पार्लियामेंटेरियन आर्मी। पार्लियामेंटेरियन आर्मी कौन सी थी, जो ओलिवर क्रोमवेल थे हमारे, उनकी ही जो मतलब गवर्नमेंट को पार्लियामेंटेरियन कहा गया है ना, इससे पहले तो वो थी, क्या बोलते हैं उसको, वो मोनार्की होती थी ना, फिर ये पार्लियामेंट टाइप की गवर्नमेंट लेकर आते हैं। तो ये उनसे जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके सन इन लॉ थे, तो पार्लियामेंटेरियन आर्मी में भी थे। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे, और एक और इम्पोर्टेंट बात आई है यहाँ पे, ये वॉर ऑफ थ्री किंगडम जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उस टाइम पे ये वहाँ पे उस आर्मी में थे, वॉर ऑफ थ्री किंगडम, जिसके टाइम पीरियड मैंने बताया 1639 से लेके 1658 तक, ठीक है। वॉर ऑफ थ्री किंगडम, और ये थ्री किंगडम थी क्या, ये थी जैसे हमारा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, इनके बीच में वॉर थी, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है, इन सबको मिला के ग्रेट ब्रिटेन बना दिया जाता है, ठीक है। उस आर्मी में हमारे हेनरी एरटन थे। तो आप समझ सकते हो ना, सभी ये कोई लेवलर है और ये वार ऑफ थ्री किंगडम इनसे ही जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और पॉलिटिशियन लग रहे हैं कहीं ना कहीं ये। तो इन्होंने जैसे बताया, ये पैम्फलेट इसीलिए लिखते होंगे भाई, पैम्फलेटर इसीलिए थे, अपना अपना ओपिनियन मास के सामने रख सके, कॉमन पीपल के सामने अपनी बातें बोल सकें, ठीक है। अब बात आते हैं थॉमस रेंसब्रो। ही वॉज एन इंग्लिश रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रेडिकल, अभी ये फिर पॉलिटिकल रेडिकल है, हु सर्व्ड इन पार्लियामेंटेरियन नेवी, न्यू मॉडल आर्मी ड्यूरिंग द वार ऑफ थ्री किंगडम अगेन, ठीक है। हेनरी एरिटन भी वार ऑफ थ्री किंगडम से रिलेटेड है और थॉमस रेंसबरो भी। ओलिवर क्रोमवेल डिस्क्राइब्ड हिम, ओलिवर क्रोमवेल इनके बारे में कमेंट करता है, हिम एज ए सोल्जर ऑफ इम्प्रेसिव प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ पियरलेस करेज, याद रखना भाई इसको, ठीक है। और किसने बोला है और किसके बारे में बोला है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे, अभी ये बात है थोड़ा सा भाई, वार ऑफ थ्री किंगडम थी क्या, जो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, ये ब्रिटिश सिविल वॉर के टाइम पे थी। इसमें इसने ये 16 और मैं 58 बोल रही थी ना, 1639 से लेके 1653 था, 1658 नहीं है भाई, वहाँ पे करेक्शन कर लेना, 1653 है ये। इस टाइम तक ये चलती है, और किन किन कंट्री के बीच में थी, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। और इनका क्या एम था भाई, इनको एक सिंगल क्राउन के नीचे ले आया जाए, और वो सिंगल क्राउन कौन था, चार्ल्स फर्स्ट। उस टाइम पे चार्ल्स फर्स्ट के अंडर इसको पूरा एक ग्रेट ब्रिटेन बना दिया जाए। और इस टाइम पीरियड में 1639 से लेकर 1653 के बीच में बहुत कुछ होता है, बहुत इंग्लिश सिविल वॉर भी आती है, जब हमारे ओलिवर क्रोमवेल आते हैं, चार्ल्स फर्स्ट को इसका एग्जीक्यूशन कर देते हैं 1649 में। काफ़ी कुछ हैं, ये कुछ इनको कवर करती हैं, ये कुछ मतलब इंसिडेंट हैं जो वॉर ऑफ थ्री किंगडम में इंक्लूड हैं। लाइक कौन सी हैं, एक मिनट में इसको रेज कर लेती हूँ। सबसे पहला बीस ऑफ वॉर 1639 या 1640 तक, द फर्स्ट एंड सेकेंड सिविल वॉर एंड द आयरिश कॉन्फेडरेसी ऑफ वॉर, द क्रोमवेलियन कंक्विस्ट ऑफ आयरलैंड एंड द एंग्लो स्कॉटिश वॉर, एंग्लो स्कॉटिश वॉर, ये 1650 से लेके 1652 तक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वॉर ऑफ थ्री किंगडम आई थिंक आप समझ चुके हो। फिर आते हैं हमारे जॉन लिलबर्न, यहाँ पे भी इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है। एक टर्म आती है फ्री बोर्न राइट, जो जॉन लिलबर्न है एक टर्म लेके आते हैं फ्री बोर्न राइट। मतलब फ्री बोर्न राइट क्या थे, जो हम एक सिंपल टर्म में समझे, हमारे जैसे हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं ना, तो वो इसकी बात करते हैं। उस टाइम पे फंडामेंटल वर्ड इनको पता नहीं था, तो ये बोलते हैं ह्यूमन बीइंग कुछ अपने अधिकार जन्म से ही लेकर जन्मता है, मतलब उसका जन्म होता है। जैसे हमारे कुछ पॉलिटिकल वो भी होते हैं ना राइट्स, कुछ हमारे पॉलिटिकल राइट होते हैं। तो हमारे कुछ पॉलिटिकल राइट होते हैं, जैसे हम बात करते हैं जैसे सफरेज मूवमेंट जिसकी बात की अभी मैंने, सफरेज, राइट टू वोट, या फिर राइट टू
राइट। और कौन से बोल सकते हैं? सबसे पहले फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं, जो मनुष्य मतलब उसका वो परम अधिकार होता है भाई, जैसे राइट टू लिव सबसे पहले फंडामेंटल राइट है, तो उनके बारे में बात करता है ये फ्री बोर्न राइट। मतलब इस टाइप के हम कुछ राइट्स लेके हमारा जन्म होता है और वो हमें मिलने चाहिए, ठीक है। बस इसको यहीं पे इतना याद रखना, फ्री बोर्न राइट कुछ गवर्नमेंट हमें देती है और कुछ हम अपने राइट्स के साथ पैदा होते हैं भाई, हमें कोई मार ना सके या इस टाइप से। तो कौन थे ये? जॉन लिलबॉर्न, ये हमारे पैम्फलेटर थे। और ये कौन थे? ही वॉज एन इंग्लिश पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल लेवलर, फिर से आ गया ये वर्ड लेवलर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंग्लिश सिविल वॉर। इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे ये इंग्लिश सिविल वॉर, इसका टाइम पीरियड है 1642 से लेके 1650 तक। ये इंग्लिश सिविल वॉर में क्या होता है, वो हमारे ओलिवर क्रोमवेल होते हैं ना, ठीक है। उसकी स्टोरी मैं आपको शायद बता चुकी हूँ, रेस्टोरेशन पीरियड जैसे ही स्टार्ट होता है वहाँ पे मैंने बताया था। ओलिवर क्रोमवेल जो चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट थे, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट थे, काफ़ी उनका बिहेवियर, उनकी पॉलिसीज़, उनका काफ़ी पैसा खर्च करते थे, तो उनके अगेंस्ट थे, ये प्यूरिटन थे। तो इंग्लिश सिविल वॉर जो भी इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, चार्ल्स फर्स्ट और चार्ल्स सेकंड एंड ओलिवर क्रोमवेल, जो भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो टाइम पीरियड है इंग्लिश सिविल वॉर। तो इनका जॉन लिलबॉर्न का इनसे संबंध है। एंड इन हिज अर्ली लाइफ टाइम ही वॉज ए प्यूरिटन तो अपने आप हो गए ना, क्योंकि ये उनसे रिलेटेड है, ओलिवर क्रोमवेल से। एंड हीज वर्क हैज़ बीन साइटेड इन द ओपिनियन बाय यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। फ्री बोर्न राइट्स एंड इंग्लिश सिविल वॉर से वो रिलेटेड थे। तो यहाँ पे हमारे पैम्फलेटर्स एंड होते हैं। अब बात करते हैं हमारे थोड़े प्रोज राइटर्स के बारे में, ठीक है। तो हमारे एक राइटर है रोजर नॉर्थ, ठीक है। इनका एक वर्क है लाइव्स ऑफ नॉर्थ्स, ठीक है। लाइफ ऑफ नॉर्थ इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्लाइड में लिखना भूल गई। इसमें ना इसमें एक तो 3 किंग्समैन की लाइफ्स के बारे में बात की गई है और एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। लाइफ्स ऑफ नॉर्थ में क्या क्या है इंक्लूडेड? इट टॉक्स अबाउट द लाइफ्स ऑफ 3 किंग्समैन एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो रोजर नॉर्थ और ये थे कौन? वो एक इंग्लिश लॉयर थे, बायोग्राफर थे, एमेच्योर म्यूजिशियन थे। एंड ही बिकेम किंग्स काउंसिल बैचलर ऑफ मिडल टेम्पल, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ओनली लाइफ्स ऑफ द नॉर्थ इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रख लेना रोजर नॉर्थ का। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? लाइफ्स ऑफ 3 किंग्समैन एंड ऑटोबायोग्राफी। एंड देन कम्स अगेन प्रोज राइटर, यहाँ पे सिर्फ टाइटल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विलियम टेम्पल हैं हमारे, वो क्या थे? इंग्लिश डिप्लोमेट थे, पॉलिटिशियन और राइटर थे। इनका बस इतना ही इम्पोर्टेंट है और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको या हाँ मैं बता रही हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, स्लाइड में काफ़ी लिखा हुआ है, मैं थोड़ा बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको बस इतना पता होना चाहिए। कई बार ऑप्शन में ये दे देते हैं इनमें से कौन सा पॉलिटिशियन है, नहीं कौन सा पैम्फलेटर है, या फिर कौन सा प्रोज राइटर है, रेस्टोरेशन एज के प्रोज राइटर कौन से हैं, ठीक है, इस टाइप से। बस आपको इतना ही याद रखना है। हाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एन इम्पोर्टेंट डिप्लोमेट फॉर ए पीरियड ही वॉज लीडिंग एडवाइजर टू चार्ल्स सेकंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रख लेना। चार्ल्स सेकंड के वो एक एडवाइजर होते थे। His literary work consists of the most part of essays which were published as miscellanea in the volume. Note that important, इसको छोड़ देना, skip कर देना। बस यहाँ पे important यही है। Sir William Temple, he was prose writer of Restoration Age and he was the legal advisor of Charles II. And then comes जॉर्ज सेविल। इनका एक ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वो एक वही पॉलिटिशियन है, एक प्रोज राइटर हैं, एंड देन हु सैट इन द हाउस ऑफ कॉमन, पॉलिटिशियन है बस। इनके वर्क इंपॉर्टेंट, द करेक्टर ऑफ ट्रीमर, इसको याद रख लेना, ठीक है। इट वॉज जॉर्ज सेविल्स मोस्ट एम्बिशियस प्रोडक्शन रिटन सीमिंगली एज एडवाइस टू किंग एंड एज manifesto of his own opinion. In it he discussed the political problem of the time and their solution on broad principle, ठीक है। टाइटल याद रखना, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका भी नेक्स्ट का भी टाइटल कर लेना, द करेक्टर ऑफ चार्ल्स सेकंड, एंड देन लेटर्स टू डिसेंटर, बस इतना ही याद रख लेना। इसमें ये भी इन्हीं के वर्क हैं जो हमारे जॉर्ज सेविल के हैं, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन कम्स जॉन टिलस्टोन, ठीक है। जॉन टिलस्टोन, ही वॉज एन
एंग्लिशियन एंजलिकन आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी फ्रॉम 1691 से 1694 तक, ठीक है, आर्क बिशप थे। एंग्लिकन, एंग्लिकन होता है भैया, एंजलिशन नहीं, एंग्लिकन। कई बार स्किप हो जाता है माइंड से, है ना, बोलते बोलते पता नहीं क्या निकलने लगता है मुँह से। उनके वर्क्स हैं ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट जो ये जॉन टिल्स्टोन है, एक तो यही रेस्टोरेशन एज से के प्रोज राइटर हैं, और कुछ हमारे वो आते हैं हमारे एक राइटर जॉन ड्राइडन, उनके कमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, वो इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थे, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कुछ इम्पोर्टेंट है इनके वर्क से, सिर्फ इम्पोर्टेंट यही है भाई, जो ये जॉन ड्राइडन थे उन्होंने इसको काफ़ी फेमस किया है, उनके ये इनके स्टाइल से काफ़ी प्रभावित होते थे। और जो विलियम कॉन्ग्रीव हैं वो बताते हैं कि जॉन ड्राइडन थे ना, जो ही ऑफन रेड द राइटिंग ऑफ द ग्रेट आर्क बिशप थे ना टिल्स्टोन, क्या था ये, आर्क बिशप थे वो, उनकी अब जो विलियम कॉन्ग्रीव क्या बोल रहे हैं, जो जॉन ड्राइडन थे ना, उनके जो आर्क बिशप टिल्स्टोन है उनके वर्क को काफ़ी बारी पढ़ते रहते थे उनके बारे में, ठीक है, ये बोला है। और ये इनके स्टाइल से काफ़ी प्रभावित थे। और किसने बोला है, विलियम कॉन्ग्रीव ने बोला है। और एक और कोटेशन है भाई इनके बारे में, ब्रेडवोल्ड ने बोला है दैट ड्राइडन प्रोबेबली केम अक्रॉस द टिल्स्टोन रूल ऑफ फे, ठीक है, इन हिज रीडिंग। ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इस स्लाइड से इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी, लेकिन एंड करने से पहले मैं बताना चाहूँगी इस स्लाइड में, मतलब इस पूरे लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्या था। इसमें इंपॉर्टेंट थे हमारे पैम्फलेटर, 4 ऑप्शन में दे देंगे कौन कौन है क्या क्या है, लेकिन विलियन वाल्विन का जो पावर ऑफ लव था वो इम्पोर्टेंट है, उनकी पब्लिकेशन इम्पोर्टेंट है। फिर जो छोटे मोटे बस टाइटल याद रखने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में इनमें पूरे वीडियो में मेरे को कुछ लगा नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पे एंड करने के लिए थोड़ा सा टच दिया है मैंने। इंपॉर्टेंट राइटर पहले हो चुके हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इनका मतलब इतना वो नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें जो इंपॉर्टेंट है, लाइक यही विलियम जो हमारे जॉन टिल्स्टोन थे भाई, ये ड्राइडन ने इनको फेमस किया है उनके स्टाइल को अडोप्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर टुडे।